सोचिए, जो कानून शादी को बचाने के लिए बनाए गए, क्या वही उसे तोड़ने का एक हथियार भी बन सकते हैं? आज हम भारत के मैट्रिमोनियल लॉज मतलब वैवाहिक कानूनों की इसी बड़ी उलझन को समझने की कोशिश करेंगे, खासकर जहां बात क्रूरता और गुजारे भत्ते जैसे मुद्दों पर आ जाती है। तो सवाल ये उठता है कि घर का एक छोटा मोटा झगड़ा, एक पारिवारिक विवाद, आखिर वो क्रिमिनल केस कब बन जाता है? और यही सवाल हमें कानून के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले आता है, जहां निजी रिश्ते और क्रिमिनल लॉ मतलब आपराधिक कानून एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कि ये कानून कमजोर लोगों के लिए ढाल कैसे हैं, फिर वैवाहिक क्रूरता का असली मतलब क्या है, और फिर वो पहलू जहां ये ढाल एक तलवार बन जाती है। इसके बाद गुजारे भत्ते पर जो लड़ाई है उसे समझेंगे, फिर देखेंगे कि अदालतें कैसे संतुलन बनाती हैं, और आखिर में इस पूरे लीगल सिस्टम में जो तनाव है उस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इन कानूनों को बनाने के पीछे का मकसद क्या था, आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, इन कानूनों का जो मूल मकसद है वो बहुत सीधा साधा है। परिवार के जो सबसे कमजोर सदस्य हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों या फिर कोई भी जीवन साथी जो उत्पीड़न का सामना कर रहा हो, उन्हें एक कानूनी सुरक्षा देना, एक ढाल देना, ताकि कोई भी अपने ही घर में असुरक्षित महसूस ना करे। ठीक है, तो ये तो हो गया मकसद, लेकिन अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी शब्द पर, क्रूरता। कानून की नज़र में इस शब्द का मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जब कानून क्रूरता की बात करता है तो उसका मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा या मारपीट नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें कोई भी ऐसा जानबूझकर किया गया काम शामिल है जिससे किसी महिला को इतना ज्यादा मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचे कि वो आत्महत्या के बारे में सोचने लगे, या फिर दहेज के लिए उसे परेशान करना, तंग करना। ये सब कुछ क्रूरता की परिभाषा में आता है। ये पहले आईपीसी की धारा 458A में था और अब नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 85 में है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हर झगड़ा कानूनी क्रूरता नहीं होता। अदालतें भी इस बात पर बहुत जोर देती हैं। आप देखिए, साधारण घरेलू झगड़े या कभी कभार की अनबन, ये क्रूरता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई जानबूझकर गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है, लगातार बेइज्जती कर रहा है, दहेज के लिए परेशान कर रहा है, या किसी के चरित्र पर झूठे आरोप लगा रहा है, तो वो कानूनी क्रूरता की श्रेणी में आता है। मतलब वो व्यवहार गंभीर और लगातार होना चाहिए। अब तक तो हमने सिक्के का एक पहलू देखा कि कानून एक ढाल है, पर अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, जब यही ढाल एक तलवार बन जाती है। मतलब जब इन कानूनों के दुरुपयोग या मिसयूज के आरोप लगने लगते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बात की, इन कानूनों को बनाने का मकसद तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा देना था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। खुद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि इस कानून का इस्तेमाल कुछ असंतुष्ट पत्नियों द्वारा ढाल की तरह नहीं, बल्कि एक हथियार की तरह किया जा रहा है। और जब ऐसे दुरुपयोग के आरोप लगते हैं तो उसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। सोचिए, बिना किसी ठोस जांच के तुरंत गिरफ्तारी का डर, समाज में बदनामी, सालों तक चलने वाले केस का आर्थिक बोझ, और इसमें सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उसके बूढ़े माँ बाप, पूरा परिवार पिसता है। कई बार तो लोगों की नौकरी तक चली जाती है। और ये जो तनाव है ना, ये सिर्फ क्रूरता के आरोपों तक ही नहीं रुकता, ये पैसों के मामले तक भी जाता है, जिसे हम मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता कहते हैं। और ये भी अक्सर विवाद की एक बहुत बड़ी वजह बनता है। आज के समय में एक बहुत बड़ा सवाल अदालतों के सामने आ रहा है। सवाल ये है कि अगर कोई जीवन साथी पढ़ा लिखा है, उसके पास कमाने की पूरी क्षमता है, तो क्या उसे भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए? और इस पर अदालतों का नजरिया अब बदल रहा है। जैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने एक केस में साफ कहा कि अगर किसी जीवन साथी के पास कमाने की पूरी काबिलियत है, लेकिन वो जानबूझकर बेरोजगार रहना चुनता है, तो उसे दूसरे पक्ष पर अपनी जिम्मेदारी डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मतलब साफ है, कोर्ट कह रही है कि आप सिर्फ मेंटेनेंस के लिए हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। तो अब सवाल ये है कि हमारा लीगल सिस्टम इन दोनों चीजों के बीच, मतलब एक तरफ सुरक्षा देना और दूसरी तरफ इसके दुरुपयोग को रोकना, इनके बीच संतुलन कैसे बनाता है? क्या कोई उपाय है? हाँ, बिल्कुल है।
अगर किसी को लगता है कि उसे झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, तो कानून उसे कुछ रास्ते देता है। सबसे पहला और जरूरी कदम है सबूत इकट्ठा करना। सारे चैट्स, रिकॉर्डिंग्स, कोई भी ऐसी चीज जो बेगुनाही साबित कर सके। फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत, जिसे एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं, उसके लिए आवेदन किया जा सकता है। और अगर एफआईआर पूरी तरह से बेबुनियाद लगती है तो उसे रद्द करवाने के लिए सीधे हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की जा सकती है। और ये जो संतुलन बनाने की कोशिश है, ये कोई नई नहीं है। आप देखिए ये समय के साथ कैसे विकसित हुई है। 1983 में महिलाओं को क्रूरता से बचाने के लिए सेक्शन 498A लाया गया, लेकिन फिर 2014 में अरनेश कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया और कहा कि ऐसे मामलों में सीधे गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले जांच जरूरी है। फिर 2017 में कोर्ट ने फैमिली वेलफेयर कमिटीज बनाने का सुझाव दिया ताकि गिरफ्तारी से पहले शिकायतों की एक बार जांच हो सके। और अब 2023 में नए कानून BNS में भी इस धारा को रखा गया है। तो ये दिखाता है कि न्यायपालिका लगातार इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठा रही है। तो इन सब बातों से हम आज की असलियत पर पहुंचते हैं, एक ऐसा कानूनी सिस्टम जो लगातार एक तनाव में जी रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एक तरफ ये कानून एक ढाल है जो वाकई में परेशान और पीड़ित महिलाओं को क्रूरता और दहेज उत्पीड़न से बचाता है, उन्हें जरूरी आर्थिक मदद दिलाता है। लेकिन दूसरी तरफ यही कानून एक तलवार भी बन सकता है जब इसके दुरुपयोग के आरोप लगते हैं, जब इसका इस्तेमाल बदला लेने या निर्दोष लोगों और उनके परिवारों को परेशान करने के लिए किया जाता है। और इसी वजह से अदालतों को बीच में आकर संतुलन बनाना पड़ता है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमारे कानून बनाने वालों को, हमारी अदालतों को और शायद समाज के तौर पर हम सबको मिलकर खोजना है कि कोई भी कानूनी सिस्टम कमजोर की रक्षा कैसे करे बिना किसी बेगुनाह को सजा दिए।